दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो क्लासेस है हम लोग इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। तो हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था कि ये जो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो कहां से अग्रसर हुई और किस तरह से पूरे समूचे में फैला, पूरे विश्व में फैला और क्या क्या चेंजेस हुआ और उस राष्ट्रवाद के प्रति हमारी जो विचारधारा है उसमें क्या बदलाव हुई थी, या जो रूढ़िकल उदारवादी और जो रूढ़िवादी जो पूरी विचारधारा है उसमें क्या बदलाव हुआ और उस राष्ट्रवादी आंदोलन के तहत हमें क्या क्या फायदा हुआ। तो हम लोगों ने पूरा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पे देखा। आज हम लोग बात करेंगे कि जब राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, यानी कि भारत में जब राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ या पूरे विश्व में जब राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, तो उस राष्ट्रवादी भावना ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। क्या क्या? पूरा तहलका मचा दिया। तो उस तहलके ने कुछ कांड किए थे। क्या किए थे? कुछ कांड किए थे। और उस कांड के तहत आज हम लोग जितने भी राष्ट्रवादी विचारधारा देखते हैं या जिस तरह की हम लोग चीजें देखते हैं वो हमारे सामने है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम लोग किस तरह से इस राष्ट्रवादी भावना को जानेंगे। और जब राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ तो उस राष्ट्रवादी भावना के कारण पूरे विश्व में, मैंने क्या बोला, उस राष्ट्रवादी भावना के कारण पूरे विश्व में क्या हुआ कि कुछ हलचलें हुई। हम लोग उस हलचलों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बता दो उससे पहले कि जो लोग चैनल पे नए हैं तो क्या करना है कि प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेनी है और बेल का आइकॉन क्या करना है, जरूर प्रेस कर देनी है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि जैसे ही इटली का एकीकरण हुआ तो पूरा जो यूरोप समाज है वो पूरी तरह से एकीकृत हो जाती है और उसी समय पहला विश्व युद्ध भी छिड़ता है। तो जब ये पूरा विश्व युद्ध का जब दौर चल रहा था, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, ऐसे आपके जब आप क्लास 12 पे पढ़ोगे तब तीसरे विश्व युद्ध के बारे में भी पढ़ोगे, लेकिन उसके बारे में आपको नहीं जानना है। आपको बेसिकली दो विश्व युद्ध के बारे में जानना है, एक पहला एक दूसरा। तो जब जो दो विश्व युद्धों का काल था, यानी कि जब विश्व युद्ध चल रहे थे पूरे समाज में, तो उस समय उसके कारण कुछ ऐसी चीजें हमको देखने को मिले जिसके कारण पूरी ब्रिटिश सरकार का, क्या मैंने बोला, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार का पूरे भारतवासियों ने मिलकर विरोध किया। अगर वो विश्व युद्ध नहीं हुआ होता या उस आर्थिक स्थिति का सामना पूरे विश्व को नहीं करना होता तो जहां तक लगता है कि आज भी ब्रिटिश शासन हमारे क्षेत्र में होता। बस उसी घटना के कारण, मैंने क्या बोला, बस उसी घटना के कारण आज हम लोग ब्रिटिश सरकार को नहीं देख पाते हैं। तो वो घटनाएं क्या क्या थी हम लोग पहले उस पर चर्चा करते हैं। हमारा चर्चा का जो सेशन रहेगा आज उस पर बात करेंगे कि जब विश्व युद्ध का दौर था तो उसमें भारत पे या भारत के जैसे कुछ देश थे उनमें क्या क्या प्रभाव हुआ उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय पूरे विश्व में, जिस समय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय पूरे विश्व में कुछ घटनाएं हुई। वो घटनाएं क्या थी कि आर्थिक स्थिति पे प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिला। और साथ में ये जो विश्व युद्ध जब छिड़ा तो आपको पता है कि पूरी जो कंट्री है या जो पूरा विश्व है वो दो भाग में बट गया था और दो शक्तिशाली गुटों में बटा था। एक जो गुट था उसको हम लोग बोलते हैं मित्र राष्ट्र और दूसरा जो गुट था वो क्या था, धुरी राष्ट्र। तो ये जो पूरा बंटवारा था जिसके कारण धंधे भी चौपट पड़े थे, जिसके कारण अर्थव्यवस्था डाउन जा रही थी और लोगों के बीच में राजनीति की जो भावना है वो ज्यादातर आपको देखने को मिला था। क्या मिला था? राजनीतिक भावना को देखने को मिला था। तो जब पूरे विश्व में विश्व युद्ध छिड़ी तो दो चीजों पे प्रभाव हुआ। एक तो आर्थिक स्थिति क्या हो गया, धीरे धीरे डाउन होने लगा, और दूसरे जो राजनीतिक प्रभाव है, लोगों को राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट होता है। आपको पता है कि मोदी कुछ काम करे या ना करे गाली देने वाले हजार होते हैं, कांग्रेस काम करे या ना करे गाली देने वाले हजार होते हैं, चाहे काम करे चाहे ना करे उनको सिखाने वाले हजार होते हैं। तो जब पूरे विश्व युद्ध चल रही थी तो उस समय बहुत से लोगों ने अपना रुझान, अपना मत देने का ट्राई किया। किसके अंतर्गत? तो राजनीति के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, अपना सुझाव देने का काम किया। तो पूरे विश्व में दो स्थिति थी जो सबसे विचलित और सबसे खराब हो चुकी थी। पहला क्या था, आर्थिक स्थिति, और दूसरा क्या था, राजनीतिक स्थिति। तो ये जब दो आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति जब पूरी खराब हो गई तो आपको पता है कि ये दो स्थिति के कारण ही युद्ध होते हैं। और चूंकि पूरा विश्व युद्ध से लड़ रहा था, एक देश दूसरे देश से अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहा था, अपने संसाधन के लिए लड़ रहा था, अपनी जीविका के लिए लड़ रहा था, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि लोग युद्ध पे आएंगे ही। लोगों को युद्ध करना लाजमी था, देशों को युद्ध करना लाजमी था। तो जब लोग युद्ध पे उतर आए, लोग युद्ध करने लगे,
तो जो सुरक्षा व्यय है, हर देश की सुरक्षा व्यय इंक्रीज करेगी, यानी कि जो सुरक्षा पे खर्च था वो बढ़ने लगा। क्योंकि मान लो कि आप एक साधारण आदमी हो, आप खाना वाना खाते हो, सोते हो और सुबह उठते हो, फिर काम पे जाते हो, लेकिन ऐसा कोई घटना होता है जिसके कारण आपके घर में 4-5 बार चोरी हो जाती है, तो आप क्या करोगे? अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाओगे, अपने घर में एक गार्ड रखोगे ना। तो वो एक्स्ट्रा खर्च जो चल रहा था उससे ज्यादा आप क्या करोगे? अपने खर्च बढ़ाओगे, अपनी सुरक्षा पे खर्च बढ़ाओगे। तो जैसे विश्व युद्ध चलना स्टार्ट हुआ, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि अब जो देश है वो लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जितने भी खर्च होते थे वो सुरक्षा पे खर्च करना स्टार्ट कर दिए थे। यहां तक कि भारत भी ऐसा करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस समय किसका शासन था? ब्रिटिश सरकार का शासन था। और ब्रिटिश सरकार जो है वो मित्र राष्ट्र के पक्ष में था और किसके खिलाफ था? धुरी राष्ट्र के वो खिलाफ था। तो जब सुरक्षा पे ज्यादा वो स्टार्ट हो गया तो उन्होंने क्या किया कि सुरक्षा पे खर्च तो किया, तो कहीं ना कहीं उस खर्च को तो देना पड़ेगा ना। अगर आप अपने घर में सीसीटीवी कैमरा और एक गार्ड रखते हो जो आपके घर का आपका रक्षा करता है, तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा, तो उसका पैसा आप कहां से दोगे? आप अपने ही सैलरी से जो आपकी मासिक आय होगी आप उसी से दोगे, या अपने घर की जो अतिरिक्त खर्चे हैं आप उनसे दोगे। तो जब अगर आप अतिरिक्त खर्चे कर रहे हो अपने खर्चों से, तो उस खर्चों का वहन तो कहीं ना कहीं से होगा। आप बोलोगे हाँ सर, उस खर्चे का वहन होगा। तो जो उस खर्चा जो हो रहा था, अतिरिक्त खर्चा जो हो रहा था सुरक्षा के व्यय पे, तो उस खर्चे के भरपाई के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत पे क्या किया? कुछ काम किया। और वो काम क्या था कि पहला युद्ध के नाम पर कर्ज लेना स्टार्ट कर दिया। पहला काम क्या किया कि युद्ध के नाम पे कर्ज, जो हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्या हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं, आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो पहला इन्होंने युद्ध के नाम पे क्या किया? कर्ज लेना स्टार्ट कर दिया। साथ में जितनी भी सारे सामान्य कर थे, जैसे आप देखोगे कि आप फसल उत्पादन कर रहे हो, आप कपड़ा खोले हो, आपने मिल खोला है, आपने दुकान खोला है, तो हर चीज पे टैक्स लगती थी, ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था सुरक्षा के हिसाब से। तो एक तो उन्होंने युद्ध के नाम पे कर्ज लिया, साथ में जितने भी कर थे उनको भी क्या किया? उन्होंने बढ़ाने का काम किया। क्या बढ़ाने का काम किया। तो उसी के साथ साथ उन्होंने और 2-3 करोड़ पे वृद्धि किया। पहला क्या किया? वो लोग सीमा शुल्क को बढ़ाने का काम किया। सीमा शुल्क यानी कि टूल टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, कि मान लो कि कोई इंसान अगर वो दिल्ली से झारखंड में आता है, तो झारखंड का जो बाउंड्री लाइन होगा ना, वहां घुसने के लिए आपको क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। तो पहला उन्होंने युद्ध के नाम पे कर्ज लिया, जितने भी सामान्य कर थे उनको वृद्धि कर दी, सीमा शुल्क लगा दिया, और साथ साथ में अगर आपके पास पूंजी है, आपने जमा पूंजी रखा है, तो उसका भी आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि आयकर टैक्स, इनकम टैक्स भी क्या किया उस समय, उस स्थिति में जो विश्व युद्ध जो चल रहे थे 1914 से 1918 के बीच में, तो इन सारे करों पे क्या किया? अंग्रेजों ने वृद्धि कर दिया। क्या किया? अंग्रेजों ने वृद्धि कर दिया। किस पे? तो पहला युद्ध के नाम पे टैक्स लिया, दूसरा करों पे वृद्धि किया, जितने भी सामान्य कर थे उन पे क्या वृद्धि किया, सीमा शुल्क को बढ़ाया गया, और आयकर क्या किया? लगा दिया गया। तो जब इतने सारे धंधे किए गए, किनके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो क्या हुआ कि अब बताओ, अगर आपको जहां 1 रुपये का पैसा लगता था, अब वही आपको सुरक्षा देने वाले आपको 4 रुपया मांगेंगे। क्या करेंगे? 4 रुपया मांगेंगे। तो आप कहां से दोगे? आपको तो देना पड़ेगा, वो तो जबरदस्ती छीन के लेके जाएंगे, और आपको देना भी है। अब 1 की जगह के रुपया लग रहा है, 4 रुपया लग रहा है, देना तो है भाई, कहां से दोगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो उस समय ये जो सारे करे थे, चाहे युद्ध के नाम पे कर हो, चाहे करों पे वृद्धि हो, सीमा शुल्क हो, आयकर हो, तो ये सारे अगर देने होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता था, उन वस्तुओं के उत्पादन में क्या हुआ कि इन सारे करों को ऐड कर दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और जो भी वस्तुएं थे जिनका दाम कम था, वो क्या किया? आसमान को छू गया, और वस्तुओं की कीमत क्या होने लगी? तेजी से बढ़ने लगी। क्या हुई? तेजी से बढ़ने लगी। एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार अगर आप 1913 से 1918 का रिपोर्ट चेक करोगे, तो जितनी भी कीमत आपको देखने को मिलेगा, उस कीमत में 2 गुना इजाफा हुआ था, टोटल 2 गुना बढ़ोतरी हुआ था। अब सोच के देख लो, आपको बस
गुड सर्विस टैक्स जीएसटी देना पड़ता है तो आपकी हालत पंचर हो जाती है, अभी गुड सर्विस टैक्स से आपको डबल टैक्स देना पड़ेगा तो आपकी हालत क्या हो जाएगी। तो जब इतना ज्यादा बेईमानी किसके द्वारा, अंग्रेज सरकार के द्वारा किया गया, तब जनता को लगा कि अब ये हमारे लायक नहीं है। क्या लगा कि अब ये हमारे लायक नहीं है, इनका विरोध करना पड़ेगा। इनका क्या करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। कारण मैंने आपको बता दिया, कारण क्या है कि करों पे वृद्धि, क्या है, करों पे वृद्धि। तो जब करों पे वृद्धि हुआ, वस्तुओं की कीमत आसमान छूने लगी, तो उस दौरान बहुत सारे मुश्किलें जो है वो लोगों को झेलना पड़ा। आज देख लो, आज बस कोविड है, आपकी आत्मनिर्भरता आपकी जीविका संकट में है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 का खतरा है, बस आपकी जान माल की क्षति है। और सोचो उस समय ब्रिटिश सरकार की जान माल की क्षति थी, तो इतना ज्यादा सारा चौपट करके रख दिया। तो उस स्थिति में जब लोगों की इनकम कम होती थी, लोगों की सोचने समझने की शक्ति कम होती थी, तो उस समय जब वस्तुओं के दाम दुगुना तीन गुना हुआ, तो जितने भी लोग हैं उनकी मुश्किलातें, उनकी कमजोरियां उभर कर आने लगी और उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगा। बात कर रहे हैं, अब देखिएगा, ये तो सारा हम लोगों ने देखा कि जो सरकार ने काम किया, सरकार ने वो सारे जो करों पे टैक्स लगाया, जिससे हमको क्या हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, हमें अपना क्षति बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन उसके साथ साथ ये तो आर्थिक क्षति थी ना, कुछ राजनीतिक क्षतियां भी हुई। अब समझो क्या, तो अगर हम लोग बात करें राजनीतिक क्षतियों की, तो समझो मेरे बात, राजनीतिक क्षतियों की बात करें तो समझो मेरी बात। राजनीतिक क्षति में सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ कि अब लड़ाई लड़ना है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन के लोग हैं, जो ब्रिटिश शासन करने वाले लोग हैं, वो लोग मित्र राष्ट्र के पक्ष में थे। लड़ना किसके साथ है? धुरी राष्ट्र के साथ लड़ना है। लड़ाई चल रही थी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में, जो पूरी लड़ाई चल रही थी, तो उसमें अब सेना तो चाहिए ना, अगर सेना नहीं होगा तो युद्ध होगा क्या? अब बोलोगे सर नहीं। तो जब उनको सेना चाहिए तो वो सेना कहां से आएगा? शहर के लोग तो पहले से चालाक है, उनको नियम कानून सब कुछ पता होता है। बचा कौन? देहात और गांव के लोग। कौन बचे? देहात और गांव के लोग। तो सोचो कि जब देहात के लोगों को कानून वगैरह नहीं पता है कि क्या चीजें होती है, तो ब्रिटिश शासन ने क्या किया कि जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, जितने भी गांव के इलाके हैं, वहां से सिपाहियों की भर्ती शुरू कर दी। क्या किया? सिपाहियों की भर्ती शुरू कर दी। और आपको मैं बताऊंगा कि सिपाही जो भर्ती हो रही थी ना, वो मनमानी से नहीं कि मेरा मन है, मैं देश का रक्षा करना चाहता हूं, मैं इसलिए सिपाही बनूंगा, ऐसा कोई अभिलाषा नहीं था। बल्कि जितने भी सिपाही तब दाखिल करवाए जाते थे या लिए जाते थे, सबको जबरन क्या किया जाता था? जबरदस्ती सेना में भर्ती करवाया जाता था। कैसा? जबरदस्ती सेना में भर्ती करवाया जाता था। तो मान लो कि कोई काम आप नहीं करना चाहते हो, आपको जबरदस्ती, खाली मैं बोल देता हूं कि भाई बाबू पढ़ो, तो आप मेरे से गुस्सा हो जाते हो, मुझे एक अनलाइक ठोक के चले जाते हो। तो सोच के देखो, जब जबरन किसी को सिपाही पे भर्ती किया जाता था मरने के लिए, तो उस समय लोगों की हालत कैसी थी? लोगों को गुस्सा आ रहा था और लोग अपने गुस्से को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, इतनी स्थिति खराब हो गई थी। लेकिन चलो मोटा मोटी तौर पर कि लोगों को सिपाही पे भर्ती कर दिया जा रहा था, आगे चल के उनको रोजगार मिलता, यहां तक तो बात सही था। लेकिन प्रॉब्लम कब खड़ा हुआ? वो लोग टैक्स भी दे रहे थे, सिपाही के तौर पे भर्ती भी हो रहे थे जबरन, लेकिन दिक्कत कब हुआ? क्योंकि बोला गया ना कि दबे को कब तक दबाओगे, वो मैंने बोला ना कि दबे को कब तक दबाओगे, वो एक दिन जरूर उछलेगा। तो जब इतने सारे परेशानियां भारत के लोगों को मिल रही थी, पूरे विश्व में अलग अलग छोटे छोटे देशों को हो रहा था, तो अब यहां पे सबसे बड़ा नहीं बोला गया है कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक बात आप लोग सुनोगे ना, जब देता है तो छप्पर फाड़ के, नहीं तो कुछ नहीं देता है। तो उस समय के काल में 1914 से 1918 का जो पूरा सेशन चला था, उस पूरे काल में भगवान ने भी इनको छप्पर फाड़ के दिया, लेकिन छप्पर फाड़ के सुख नहीं, इनको क्या दिया? छप्पर फाड़ के इनको क्या दिया? दुख दिया। तो जो भी दुख थे उस इसी टाइम पीरियड में आ गया। और आपको जानकर हैरानी होगा कि 1918 से, मैं डेट बोल रहा हूं, इसको कान खोल के सुन लीजिएगा, 1918 से 1919 का ये जो पूरा साल है, 1918 से 1919, और युद्ध कब चला था? 14 से 18। ये
ये तो युद्ध का ही काल है ना। 1918 से 1919 और 20 से जो 21 का जो पूरा साल था, उस साल में इतना ज्यादा नुकसान हुआ किसानों को कि आप पूछो ही मत। नुकसान का कारण था कि पहला तो पानी नहीं हुई, बहुत ज्यादा गर्मी हो गया और बहुत ज्यादा बारिश हो गया, जिसके कारण जितने भी फसल थे वो नष्ट हो गए। क्या हो गए? जितने फसल थे वो नष्ट हो गए। पहला तो इनको ये सारा दिक्कत था ही, अब प्रकृति भी इनका क्रूर रूप दिखा रही थी, इनकी परीक्षा ले रही थी और जितने भी फसल थे वो क्या हो गए? खराब हो गए। ये तो हुआ ही, चलो किसी तरह से इससे ये लोग निपट आए। अब भूखमरी भी थी, लोगों की स्थिति भी खराब है, पैसे भी चुकाना है, कर भी देना है, जबरदस्ती लड़ने के लिए भी जाना है। अब दूसरा कारण क्या आ गया कि भगवान ने और एक बार झोला फाड़ा और झोली पे क्या डाल दिया? फ्लू नाम का बीमारी। क्या मैंने बोला? फ्लू नाम का बीमारी क्या करता है? झोले पे डाल देता है। अब सोचो कि एक तो कर दो, कीमत दो, साथ में जबरदस्ती जाके लड़ो, इधर प्रकृति ने फसल खराब कर दी, अब और एक चीज क्या दे दी? एक महामारी दे दी, फ्लू नाम का महामारी दे दी। जिस तरह से हम लोग बर्ड फ्लू बोलते हैं ना कि एक बार किसी को लग गया, एक बर्ड पक्षी को, तो पूरा पक्षियां साफ हो जाती है उस एरिया की। जैसे आज आदमियों का फ्लू हो गया कोरोना, एक बार लग गया तो पूरा दुनिया साफ। तो उसी तरह का एक बीमारी फैल गया। और आपको एक रिपोर्ट बता दो, 1921 में जब जनगणना हुआ, कब जनगणना शुरू हुआ, तो उस जनगणना के हिसाब ये जो 1918 में और 1918 से 19 में जो अकाल आई और 20 से 21 में जो अकाल आई, उस महामारी के कारण और जो हुआ उसके कारण 120 से 130 लाख जो है वो मारे गए और इस पूरी घटना में लोग मर गए। अब बताओ, किसी के परिजन मरे जाएंगे, पैसे लग रहा है अलग बात है, अब लोग मरना स्टार्ट हो गए तो लोगों को गुस्सा आएगा कि नहीं? लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और लोग भड़कना शुरू हुए। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। तो ये जो पूरा जो अभी तक हम लोगों ने कांड पढ़ा, इस कांड पे देखा कि क्या क्या यातनाएं जो है वो हमारे सेनानियों के आगे, यानी कि जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय क्या क्या घटनाएं थे हमको झेलना पड़ा। तो ये सारे चीजों जो थे हमको झेलना पड़ा। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है यहां तक? अब हम लोग देखते हैं कि ये सारे तो प्रॉब्लम हमको थे, तो उसी समय अब देखो बोला गया ना कि दुख का घड़ा और सुख का घड़ा दोनों एक होता है। कभी सुख का घड़ा भर जाएगा तो दुख आएगा, दुख का घड़ा भरेगा तो सुख आएगा। तो ये जो सारे काम थे ये हमारे कैसे घड़े थे? एक दुख के घड़े थे। दुख के बादल जैसे ही बरस गए, अब सुख का बादल उभर के आया और एक इंसान था जिसको हम लोग नंगा फकीर के नाम से जानते हैं। और नंगा फकीर आपको पता है कि ये कौन है? गांधी जी। तो एक नए नेता के रूप में इस खराब स्थिति पे 1920 के बाद प्रकट हुआ इंडिया में। कब हुआ? 1920 के पहले ऐसे तो वो 15 में आ चुके थे, लेकिन 1921 में अकाल पड़ा, ये सारे जब रिपोर्ट आए तो उस समय उससे पहले यानी कि 1914 तक 1915 में गांधी जी जो है वो भारत आ चुके थे, लेकिन उससे मैं पहले की बात कर रहा हूं। तो जब गांधी जी नहीं आए थे तो उस समय लोग बस सोच रहे थे कि हमें आक्रमण करना है, अपने हिसाब से वो काम कर रहे थे। लेकिन ऐसा दौर आया जब 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आते हैं और इंडिया आके जब दौरा करते हैं तो उनको पता चलता है कि इंडिया की हालत बहुत खराब है। तो उसी बीच वो संघर्ष करना स्टार्ट करते हैं, किसके खिलाफ? ब्रिटिश शासन के खिलाफ। और उस संघर्ष में वो एक नया ढंग और एक नया शैली को लाके जोड़ते हैं, एक नया ढंग और एक नया शैली को लाके जोड़ते हैं। और वो शैली क्या है? वो शैली है सत्याग्रह। क्या है? सत्याग्रह। अब हम लोग बात करते हैं कि सत्याग्रह क्या है, तो समझिएगा कि पहले हम लोग जानते हैं कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। तो यह घटना कब की आप वो समझिएगा। ऐसे गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे। कब की घटना है? क्वेश्चन आपसे आती है, आपके बोर्ड हर बार पूछती है कि गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो आपको क्या बताना है? 1915 में। कहां से? तो दक्षिण अफ्रीका में वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे, यानी कि वकील बनने के लिए गांधी जी गए हुए थे। तो वहां उन्होंने देखा कि इस पूरे अफ्रीकन क्षेत्र में नस्ल भेद की भावना का बहुत ज्यादा अग्रसर रूप देखने को मिला। नस्ल भेदी भावना यानी कि आप गोरे हो, आप काले हो, ये जो होता है ना गोरे काले का भेद, आप उच्च हो, आप नीच हो, तो ये वाली जो भावना थी वो अफ्रीका में फैला था। तो उसको दूर करने के लिए गांधी जी ने जन आंदोलन चलाया। क्या चलाया? जन आंदोलन का एक पद्धति लिया कि हम लोग भीड़ को इकट्ठा करेंगे और उस भीड़
की प्रक्रिया में हम लोग अपनी मांगों को सरकार के पास रखेंगे और सरकार हमारी मांगों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो नस्लभेदी भावना को हटाने के लिए एक जन आंदोलन पद्धति का प्रयोग किया गांधी जी ने पहली बार। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में, और इसी का नाम दिया गया सत्याग्रह। क्या नाम दिया गया? सत्याग्रह। क्या दिया गया? सत्याग्रह नाम दिया गया। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। यानी कि पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां पे किया गया था? तो अफ्रीका में किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि सर सत्याग्रह है क्या? क्या बात करेंगे? सत्याग्रह है क्या? तो समझो मेरी बात। सत्याग्रह का एक सिंपल सा मैं आपको उदाहरण दूं तो सत्य के साथ आग्रह। क्या होता है? सत्य के साथ आग्रह कि मेरे प्रभु आपने मेरे पे जितने कष्ट किए वो सही था, आपने जो भी किया, अत्याचार किया, बलिदान किया, मैं सब स्वीकार करता हूं, लेकिन अब से आप ये काम नहीं करना। ऐसी वाली भावना है, लड़ने वाली भावना नहीं कि तूने मुझे कष्ट दिया है तो मैं तुम्हें 2-4 झप्पड़ मार दूंगा, ऐसा कोई भावना नहीं था। भावना क्या था? सत्य के साथ आग्रह करना। अगर मैं सत्याग्रह की विचार का बात करूं तो एक ऐसा विचार, मैंने क्या बोला, एक ऐसी विचारधारा जिसमें सत्य की, आप लोग नोट कीजिएगा, जिसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह, एकदम सत्य, हम लोग सच्चे हैं, उसी शक्ति पे अटा रहना है और आग्रह करना है कि आप हमारी जो सत्यता है उस पे आप अमल करें और हमें क्या करें, आजाद कर दे, या जिस वस्तु की हम लोग मांग कर रहे हैं उसकी पूर्ति कर दे। ये क्या है? सत्याग्रह है। मैंने क्या बोला? सत्य के साथ आग्रह करना ही क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। याद रहे कि गांधी जी चाहते थे कि हम लोग अहिंसा के मार्ग पर, यानी कि बिना मारपीट के एकता बना के एक जन आंदोलन बना के क्या करें, पूरे देश को आजाद कराएं, जिसमें उच्च नीच की भावना और नस्ल भेद का, रंग भेद का भावना ना हो। तो गांधी जी ने जब ऐसा विचारधारा का प्रयोग किया, कहां पे? भारत में, जिसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह करते हुए सत्य की खोज पर जोर दिया गया, जिसका नाम क्या था? सत्याग्रह। अब क्वेश्चन आपके पास बनेगा कि सत्याग्रह क्या है, तो आपको क्या बताना है कि सत्य के साथ आग्रह करना ही क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं, जो बोर्ड में हर साल आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि गांधी जी के द्वारा भारत में कुल कितने सत्याग्रह हुए। पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि गांधी जी के द्वारा भारत में कुल कितने सत्याग्रह हुए, तो आपको बताना है कि टोटल 3 सत्याग्रह हुए। कितना सत्याग्रह? टोटल 3 सत्याग्रह हुए। और आप एक चीज रट लो कि ये क्वेश्चन हर साल आपका पूछा जाता है कि टोटल कितने सत्याग्रह हुए, टोटल 3 सत्याग्रह हुए। अगर हम लोग सत्याग्रह की बात करें कि कौन कौन से सत्याग्रह थे, हम लोग उन पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से सत्याग्रह थे, हम लोग उन पे चर्चा करते हैं। तो पहला जो सत्याग्रह है वो हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। 15 में गांधी जी आए, 16 तक दौरा करते हैं कि कहां कहां क्या है, किस चीज की व्यथा है, लोगों का क्या भावना है, उनकी मन की इच्छा क्या है, वो 16 तक पूरा भ्रमण करते हैं। और 17 से काम स्टार्ट। 17 में क्या करते हैं? 1917 में कि वो बिहार का एक चंपारण नाम का इलाका है, जहां पे लोग क्या करते थे? खेती करते थे। किसका? नील का खेती करते थे। नील क्या है, हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो नील की खेती करते थे। तो नील के जो खेती होता था उसका रेट भी तय था, और वो रेट तय कौन करता था? बगान के मालिक तय करते थे। और वो जो रेट था वो लोग बहुत कम दामों पर उनको देना पड़ता था। तो नील की जो फसल होती है उनको देना पड़ता था। तो बिहार में 1917 में इसी के लिए कि आप जो रेट तय कर रहे हो उस रेट में थोड़ा वृद्धि करें, थोड़ा कर और ना ले, तो इसके लिए क्या क्या गांधी जी ने सत्य के साथ आग्रह किया और जन आंदोलन किया। तो जिसके कारण जो वहां के जो बगान मालिक है, जो भी दमनकारी बगान मालिक है, या जो भी दमनकारी बगान मालिक की जो व्यवस्था था, तो उसके खिलाफ वो क्या करते हैं? क्रांति करते हैं। और इस क्रांति में वो पहली बार सफल हो जाते हैं। और भारत में ये जो बिहार का जो चंपारण आंदोलन है, जैसे ही ये सफल हुआ, सत्याग्रह सफल हुआ, तब लोगों को समझ में आ गया कि ये नंगा फकीर कुछ भी करा सकता है, ये गांधी जी कुछ भी करा सकते हैं। तो 1917 में क्या होता है? बिहार का चंपारण आंदोलन होता है या चंपारण सत्याग्रह होता है। यह पहला नंबर का लड्डू था आज का आपके लिए। दूसरे नंबर का लड्डू का बात करें तो उसी साल 1917 में एक तो बिहार के चंपारण इलाका का दौर पे जाते हैं, और ये जो जब सक्सेस हो जाता है चंपारण, उसके बाद वो गुजरात जाते हैं। कहां जाते हैं? गुजरात का जिला का मैं बात करूं तो याद रखिएगा, खाड़े जिला। कहां का मैं बात कर रहा हूं? गुजरात का खाड़े जिला जाते हैं और खाड़े जिले का दौर करते हैं। तो भाई किसके लिए?
किसके लिए? तो मैं बात करूं किसके लिए, तो उस समय आपको पता है कि ये खराब फसल हो गई थी ना, हम लोगों ने पढ़ा था 1908, ये जो खराब फसल वहां पे 1917 में क्या हुआ था कि वहां की जो फसलें हैं वो खराब हो चुकी थी, और चूंकि विश्व युद्ध था उनको पैसा देना पड़ता, उनको दुगुना लगान देना पड़ता, तो गांधी जी उन किसानों के माध्यम से अग्रसर हुए और उन्होंने बोला कि हम लोग इस साल लगान नहीं चुका पाएंगे तो हमारी लगान जो है वो कम किया जाए। तो इसके खिलाफ गांधी जी कहां गए थे 1917 में कहां गए थे? खाड़े जिला, खाड़े जिले, गुजरात का खाड़े जिला गया हुआ था। बात क्लियर है? और वहां पे भी क्या होता है, ये सफल हो जाते हैं। रीजन क्या था? खराब फसल और प्लेग महामारी के कारण वहां पे गए हुए थे। बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो तीसरा नंबर का जो लड्डू है, यानी कि तीसरा नंबर का जो सत्याग्रह है वो हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। जगह का मैं बात करूं तो वो क्या है? अहमदाबाद। कहां है? अहमदाबाद। आपको पता है कि अहमदाबाद क्या है, यहां पे सबसे ज्यादा सूती कपड़े आज भी बने जाते हैं, तब भी बनाई जाती थी। तो सूती कपड़े के मिल में जो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो उनका मजदूरी बढ़ाने के लिए और जो भुगतान चुकाना था, यानी कि ये जो सारे कर चुकाने थे उनको माफ कराने के लिए गांधी जी ने कहां का रुख अपनाया था? तो अहमदाबाद पे भी उन्होंने क्या किया था? अपना सत्याग्रह किया था। तो गांधी जी के सत्याग्रह पे बात किया हम लोगों ने। जब गांधी जी आया तो उनके द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब हुआ था, उनके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। तो मोटा मोटी जो पहला जो इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद पहला विश्व युद्ध खिलाफ और असहयोग, तो हम लोग अब असहयोग के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में, किसके बारे में? रॉलेट एक्ट के बारे में, और साथ साथ में हम लोग असहयोग ही क्यों, हम लोग उसके बारे में, यानी कि असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई होप आज का क्लासेस आपको लल्लन टॉप लगा होगा। अगर लगा है तो क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर आप का आज का क्लासेस कैसा था, वो मेरे को बताना है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं अपने क्लास को और अच्छा से अच्छा कर पाऊं। दूसरी बात, जो लोग चैनल पे नहीं है क्या करना है कि प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेनी है। अभी देखो 12 का मैथ का क्लासेस भी मैंने अवेलेबल करवा दिया ना, भी मैंने वादा किया है मैं सारा कुछ आपको ला के दूंगा। बस आप लोगों को कहीं जाना नहीं, मेरा सपोर्ट करते रहना है, आपके प्रीतम एकेडमी का सपोर्ट करते रहना है, और आपके दोस्तों तक बड़े तादाद में एक जुलूस के साथ, एक जन आंदोलन के साथ इस चैनल पे लाना है। क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे मैं आपका सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।